जरा कल्पना करके देखिएगा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे या कोई और काम कर रहे हैं, तभी अचानक बाहर से शोर मचने की आवाज आती है और आप देखते हैं कि दंगाइयों की एक अनियंत्रित भीड़ आपके घर पर हमला बोलने के लिए तुर है बढ़ी चली जा रही है। यही नहीं, उनमें से एक दंगाई आपके घर पर हमला भी बोल देता है। आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आपने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी को उकसाया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपके घर पर हमला होता है तब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आत्मरक्षा अधिकार आप उसका प्रयोग करते हैं। भारतीय कानून द्वारा दिया गया आपको लाइसेंस, उस लाइसेंस के द्वारा रखा गया हथियार आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दंगाई की जान चली जाती है, तो इसमें अपराध किसका है? अपराध उस व्यक्ति का है जो अपने घर में बैठा हुआ है, अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है, अपने काम कर रहा है, शांतिपूर्वक अपने घर में रह रहा है, या दोष उस अनियंत्रित भीड़ का है जो बेवजह, बिना किसी वजह के, बिना किसी रंजिश के किसी भी व्यक्ति के घर पर हमला बोल देती है। भारतीय नागरिक संहिता की धारा 34 कहती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट डिफेंस करने के लिए कोई भी कार्य करता है तो वह अपराध नहीं होगा। भारतीय नागरिक संहिता की धारा 35 उसको अधिकार देती है अपनी सुरक्षा करने की। कहती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, चूँकि वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ, मुझे भी हिंदी में समझाना ज़्यादा आसान है। दो बातें कही गई हैं। क्या है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। तो जब किसी के घर पर हमला हो रहा है तो उसका शरीर खतरे में है, उसके परिवार का शरीर खतरे में है। दूसरा क्या कहते हैं? किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। आपराधिक अत्याचार या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे चल चाहे अचल संपत्ति की प्रतिरक्षा करे, उसके लिए वह सेल्फ डिफेंस में कोई भी कदम उठा सकता है। धारा 34 से कहती है इस तरह से उठाया गया कोई भी कदम अपराध नहीं होगा। तो बहराइच मामले में खुली आंखों से सबने देखा कि एक मॉब आ रहा है, नारे लगाता हुआ आ रहा है, साइड में किसी व्यक्ति का मकान है, उस बदनसीब का मकान है जिसका उस मॉब से कोई लेना देना नहीं, जिसका उस भीड़ से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं। उसके घर पर हरा झंडा लगा हुआ देखते हैं, सिर्फ इसका गुनाह यह था और उसके घर पर हमला बोल देते हैं। एक हमलावर उसके घर की छत पर चढ़ जाता है और झंडे को उतार देता है। जब उसको अपने परिवार, जिसका वह घर है, अपना परिवार खतरे में दिखाई देता है, वह अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाता है, गोली चलाता है, जिससे उस हमलावर की, उस उपद्रवी की, उस आतंकी की मृत्यु हो जाती है। हमला आतंकी ने बोला, हमला उपद्रवी ने बोला, हमला अनियंत्रित दंगाइयों की भीड़ ने बोला, बेवजह उकसा रहे थे, कोई कारण नहीं था, सबने अपनी आंखों से देखा और उसकी हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को फांसी की सजा और 8 या 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई दी जाती है। किसी देश के लिए किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाया जाना, 8-10 आदमी को उम्र कैद की सजा सुना दिए जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। एक राष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन जिस तरह से ट्रायल हुआ, 1 साल में ट्रायल कंप्लीट हुआ, गुनाह किसका था, सजा किसको दी गई, यह मायने रखता है। यह किसी भी देश की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसके कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारत सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं, आज के दिनांक में सैकड़ों लोग रोजाना भारत को छोड़कर विदेशों में जाकर बस रहे हैं। जो करोड़पति है, जो उद्योगपति है, वो भारत में रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? शायद उसको ये भरोसा हो चुका है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर कब हमला हो जाए, कब किसी व्यक्ति के साथ हिंसा हो जाए और फिर उसके बाद उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। भारत या कोई भी राष्ट्र जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र है वो अपने किसी कायदे कानून से चलता है, किसी कानून से चलता है। भारत का कानून भारत का संविधान है। संविधान भारत के तमाम कानूनों की रक्षा करता है, तमाम नागरिकों की रक्षा करता है और संविधान की रक्षा करने वाले जज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस सूर्यकांत साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया को न्यायालय द्वारा दिए गए ऑब्जर्वेशन पर सीना नहीं पीटना चाहिए। क्यों वो सोशल मीडिया को कह रहे थे? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं ना कहीं मंदी हुई होती है, वो शायद आपकी आवाज़ ना उठा पाए, तो सोशल मीडिया
तो एक आम अभिव्यक्ति होती है, आम व्यक्ति की ज़बान होती है, जैसा समाज में होता है वो वैसा कहते हैं। लेकिन गलत नहीं कहना चाहिए, उनकी बात से 100% हम सहमत हैं। पर जस्टिस सूर्यकांत यह भी बताएं कि जिस तरह का निर्णय बहराइच के अदालत ने दिया है, क्या आप इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं? क्या दुनिया का कोई न्याय, कोई कानून उसको जस्टिफाइड कर सकता है? सवाल ये भी उठता है, कल को जब बच्चों को न्यायशास्त्र पढ़ाया जाएगा तो क्या पढ़ाया जाएगा? लीडिंग जजमेंट पढ़ाए जाएंगे तो क्या इस तरह के जजमेंट पढ़ाए जाएंगे? जहाँ खुली आंखों से आप हमलावर भी देख रहे हैं, खुली आंखों से आप आतंकी की भीड़ भी देख रहे हैं, खुली आंखों से आप ये भी देख रहे हैं घर जो बाहर से बंद है, अंदर से बंद है, अंदर लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। खुली आंखों से आप ये भी देख रहे हैं कि शहर में फिर अफवाहें फैलाई जाती हैं, दंगा भड़काने की साजिश की जाती है, लेकिन पुलिस ने वहां पर सही कदम उठाया और पुलिस ने उन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए, स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपनी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया। जो पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया उसको भी नजरअंदाज जज साहब ने अपने आदेश में कर दिया। पुलिस ने कहा कि उसके नाखून नहीं खींचे गए, उसके साथ इस तरह की घटना नहीं घटी जैसा कि लोग बता रहे हैं, लेकिन जज साहब ने उसको अपने निर्णय में लिखा। जज साहब ने भारतीय संविधान नहीं बल्कि धार्मिक पुस्तक का सहारा लिया अपना निर्णय सुनाने में। ले सकते हैं, उनकी विचारधारा है, लेकिन निर्णय तो कम से कम फेयर आए। ऐसा निर्णय तो आए जिसे आप जस्टिफाइड कर सकें, ऐसा निर्णय जिसकी हिफाजत आप खुद कर सकें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है जो बहराइच की अदालत ने दिया, जिसे किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को इनके ऊपर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और इनको तलब कर इनसे पूछा जाना चाहिए और नौकरी से तो इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि आम भारतीय का जो आखिरी विश्वास न्यायालयों के प्रति है वो बना रहे। जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने एक जगह ये कहा कि लोगों का विश्वास कि तुम्हें अदालत में देख लूंगा, वो विश्वास कायम रहना चाहिए।